हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून 2024 के जून के अंदर। तो आप लोग सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है या इतना सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, और इनकी बुक की लैंग्वेज भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है जो इतना आसानी से हम नहीं समझ सकते। इसीलिए आप लोगों की डिमांड थी कि आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक मिल सके। तो मैंने लास्ट वीडियो इसी टॉपिक्स के ऊपर बनाई थी और क्वेश्चंस के ऊपर बनाई थी। तो आज मैं इसमें उनके आंसर्स भी बताऊंगी आपको, आपकी डिमांड थी। और मैंने इसमें लास्ट एक वीडियो बनाई है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख के जाइएगा, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, ये इसके 5 साल के जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं उसको ही देख कर बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकें और आसानी से पास हो सकें। तो ये वीडियो में आपको मैं इनके आंसर्स भी बताऊँगी। तो सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है कि उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं या फिर मैच दी फॉलोइंग हो सकता है या कोई भी डेफिनेशन पूछ लेंगे तो वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग टर्म्स। आपको कोई भी सेकंड क्वेश्चन यही आएगा कि डिफ्रेंशिएट करना है आपको, कोई भी दो टर्म्स दे दी जाएंगी और दो के बीच में आपको डिफरेंस लिखना होगा। और आपको ट्रिक भी मैंने बताई थी, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी इसकी, कैसे करके आपको लिखना है। जैसे वेनेमियस स्नेक्स और नॉन वेनेमियस स्नेक्स के बीच में डिफरेंस लिखना है, तो आपका जो पेज होगा उसको आप दो पार्टीशन में बांटेंगे। दो पार्टीशन में बांटने के बाद यहाँ आप वेनेमियस स्नेक्स लिखेंगे, यहाँ पे आप नॉन वेनेमियस स्नेक्स लिखेंगे। फिर वेनेमियस स्नेक का एक डिफरेंस और नॉन वेनेमियस का एक, तो इससे कंपैरिजन ईजी होगा और दिखेगा भी क्लियर, तो आपको मार्क्स भी ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। वेनेमियस स्नेक्स और नॉन वेनेमियस स्नेक्स के बीच में डिफरेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेनम क्या है। वेनम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्नेक्स दैट कंटेन टॉक्सिन्स। वेनम कुछ टाइप का सलाइवा होता है जो कुछ टाइप के स्नेक्स के अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है, जो टॉक्सिन्स को कंटेन करके रखता है। टॉक्सिन्स क्या, जहर हो गया। ठीक है, जहर हो गया वेनम, साफ सीधी बात में। ठीक है, व्हेन अ venomous snakes bite its prey or a potential threat, the venom is injected into the bloodstream and causing harm or death। जब कोई वेनेमियस स्नेक्स मतलब जहरीला सांप किसी प्रे को, किसी अपने शिकारी को काट लेता है तो वो पोटेंशियल थ्रेट देता है उसको, और वेनम अपना जो जहर है उसको इंजेक्ट कर देता है उसके ब्लड के अंदर। फिर वो ब्लड के स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है, वो उसको हार्म पहुंचाता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है उससे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वेनेमियस स्नेक्स एंड नॉन वेनेमियस स्नेक्स। The venomous snakes typically have a triangular shaped head while the non-venomous snakes have a more rounded head। आपको पता होगा जो venomous snakes मतलब जहरीली सांप होते हैं उनका ट्रायंगुलर हेड होता है, ट्रायंगुलर शेप में हेड होगा, ट्रायंगुलर इस शेप में हेड होगा उसका आगे से, और जो नॉन वेनेमस होगा उनका राउंड होगा। ठीक है, मेन डिफरेंस ये हो गया। एक, उनकी आइज कैसी होगी। वेनेमियस स्नेक्स हैव एलिप्टिकल शेप प्यूपिल सिमिलरली टू द कैट आई। जैसे कि जो जहरीले सांप होंगे, वेनेमियस स्नेक्स होंगे, उनकी एलिप्टिकल शेप्ड प्यूपिल होंगी जैसे कि कैट्स के अंदर होती है। वाइल नॉन वेनेमियस स्नेक्स हैव राउंड प्यूपिल, जैसे कि नॉन वेनेमियस स्नेक्स के अंदर उनका हेड भी राउंड है, वैसे ही उनकी प्यूपिल भी राउंड होंगी। Venomous snakes have a heat sensitive pit located between their eyes and nostrils which help them detect prey। जो venomous snakes होते हैं उनके एक पिट होती है, एक सेंसिटिव पिट होती है जो कि उनकी आंखों और नॉस्ट्रिल्स के बीच में होती है। वो उनको हेल्प करती है कि वो अपने प्रे को, शिकारी को डिटेक्ट कर सके। नॉन वेनेमियस स्नेक्स डू नॉट हैव दिस पिट। जो नॉन वेनेमियस स्नेक्स होता है उनके पास कोई ऐसी स्पेशल पिट नहीं होती। It's important to note that not all venomous snakes are deadly to human. Some only cause mild symptoms while other can be fatal if not treated immediately। ये important है कि कोई भी जहरीला सांप डेडली ही नहीं होता कि हमेशा ही डेथ हो जाए किसी भी ह्यूमन को काटने पर। कुछ माइल्ड सिम्टम्स देते हैं और कुछ फेटल होते हैं, इमीडिएटली भी डेथ हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बीच में डिफरेंस लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री, पहले आप हेडिंग डालेंगे।
Radial symmetry is when an organism can be divided into equal halves by any plane passing through its center. Radial symmetry वो symmetry होती है, उन organisms में पाई जाती है जब किसी भी organism को किसी भी plane से काटा जाए तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म लुक द सेम फ्रॉम एनी एंगल। इसका मतलब ये है कि जब उसको दो पार्ट में काटा जाएगा किसी भी सेंटर की तरफ से, किसी भी प्लेन की तरफ से, तो वो दो सिमिलर हाफ्स में बट जाएगा और वो बिल्कुल सेम लगेगा किसी भी एंगल से अगर उसको हम देखेंगे तो। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद रेडियल सिमेट्री इंक्लूड जेलीफिश एंड सी एमेनॉन्स। जो एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री के वो है जेलीफिश और सी एमेनॉन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बायलैटरल सिमेट्री इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। बायलैटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बट जाएं, वो अगर किसी भी प्लेन से नहीं जा रहा है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका सेंटर से ही अगर इसको काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, जैसे कि एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे बट सिर्फ सेंटर से काटने पे। बल्कि रेडियल सिमेट्री में हम कहीं से भी किसी भी एंगल से काट रहे थे तो दो इक्वल पार्ट में बढ़ रहा था। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री वो सिमेट्री हो गई कि अगर सिर्फ हम सेंटर से उसको काटेंगे ऑर्गेनिज्म को तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ पार्ट में हुआ तो उसका एक लेफ्ट और राइट अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद बायलैटरल सिमेट्री इंक्लूड ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल्स। मोस्ट ऑफ एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं और ह्यूमन्स भी बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं। One of the biggest advantages of radial symmetry is that it allows organism to capture food from any direction। जो biggest advantage है radial symmetry का वो ये है कि organism किसी भी direction से अपने food को capture कर सकता है। जैसे कि jellyfish है, example लिख लेते हैं। For example, jellyfish have tentacles that can extended in all direction to capture prey। जैसे कि jellyfish होती है, jellyfish के अंदर tentacles होते हैं, वो एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी भी उसकी लंबाई हो सकती है ताकि वो अपने कैप्चर को पकड़ सकें किसी भी डायरेक्शन से। बायलैटरल सिमेट्री ऑन द अदर हैंड अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट मूवमेंट एंड ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। जबकि जो बायलैटरल सिमेट्री होती है वो इनको अलाउ करती है कि वो एफिशिएंट मूवमेंट हो सके उनके बीच, ताकि वो एक जगह से खुद ही मूव करके दूसरी जगह जाकर अपना खाना ले सके। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन कैन वॉक ऑन टू लेग्स एंड uses their arm to manipulate object। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हम कहीं भी उठकर जा सकते हैं और अपना खाना लेके आ सकते हैं, तो हम बायलैटरल सिमेट्री के अंदर है। इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन बायलैटरल सिमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांस्ड देन रेडियल सिमेट्री बिकॉज इट अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज फंक्शन। अगर इवोल्यूशन के टर्म्स में हम देखें तो बायलैटरल सिमेट्री ज़्यादा कंसिडर करी जाती है रेडियल सिमेट्री के कंपैरिजन में, मतलब ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि ये उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है बायलैटरल सिमेट्री वालों का और उनके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं। हम ह्यूमंस को ही देख लो जेलीफिश के मुकाबले में। हाउएवर रेडियल सिमेट्री इज स्टिल अ सक्सेसफुल अडेप्टेशन इन मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जबकि जो रेडियल सिमेट्री है वो भी सक्सेसफुल अडेप्टेशंस के अंदर आती है कुछ टाइप के, बहुत सारे टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो। सेकेंड भी कंप्लीट हुआ हमारा। थर्ड है सीलोमेट्स और एसीलोमेट्स के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन सीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स, हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज सीलम। सीलम क्या होती है, सीलोम क्या होता है। इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी फाउंड इन सम एनिमल्स which act as a cushion for internal organ and allows for the more efficient movement। सीलोम क्या है, सीलोम एक फ्लूइड फिल्डेड कैविटी है जो कि कुछ टाइप के एनिमल्स के अंदर होती है, जो एक कुशन की तरह काम करती है ताकि उस कुशन के ऊपर उसके इंटरनल जो ऑर्गन है वो अच्छे से रह सकें, उनको कोई डैमेज ना हो, और ये इनको एफिशिएंट मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है सीलोम। तो सीलोम आप समझ गए होंगे, सीलोम क्या है, एक फ्लूइड फिल्डेड कैविटी है जो कुछ टाइप के एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ये एक फ्लूइड फिल्डेड कैविटी है और कुशन की तरह ये काम करती है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है और मोर एफिशिएंट मूवमेंट को अलाउ कराती है।
सीलोमेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ ट्रू सीलोम। सीलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास ट्रू सीलोम होगी, मीनिंग द कैविटी इज कम्प्लीटली लाइंड विद मीजोडर्म। इसका मतलब क्या हो गया कि सीलोम का मतलब वो ये हो गया ना कि उनके अंदर एक कैविटी है जो कुशन की तरह काम कर रही है, तो उनके अंदर एक लाइंड कैविटी होगी जो मीजोडर्म से लाइंड होगी। मीजोडर्म उनकी इंटरनल लेयर है। On the other hand, acoelomates are animals that lack a true coelom. acoelomates वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम नहीं होती. Instead, their organs are surrounded by mesenchyme, which is a loose network of cell. इनके पास एक ऑर्गन होता है जो कि मतलब जो इनको ऑर्गन होते हैं वो मीसोचाइम एक लूज नेटवर्क के सेल्स के नेटवर्क के बीच में उनके ऑर्गन्स लाई करते हैं, सराउंडेड रहते हैं. वन की डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स इज देयर बॉडी शेप. इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस की डिफरेंस ये है कि इन दोनों का बॉडी शेप बहुत अलग है. सीलोमेट्स टेंड टू हैव अ मेजर कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप विद डिस्टिंक्ट हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन रीजन. जो सीलोमेट जिनके पास होगा, जो सीलोमेट्स के अंदर आते होंगे, उनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उनके पास एक हेड होगा, थॉरेक्स होगा और अब्डोमेन रीजन होगा अलग अलग. एसीलोमेट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू हैव अ सिंपलर बॉडी शेप. जो एसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सिंपलर बॉडी स्ट्रक्चर होगा. अनदर डिफरेंस इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. Coelomates have complete digestive system, meaning they have both a mouth and anus. जो coelomates हैं उनके पास पूरा एक completely digestive system होता है, जैसे कि एक माउथ होगा और एक एनस होगा. मतलब माउथ से वो खाना लेंगे और एनस से उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालेंगे. Acoelomates have a blind gut, meaning they only have only one opening for both ingestion and excretion. जो एसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक ब्लाइंड गट नाम का होल होता है, जिसका मतलब क्या है कि एक ही ओपनिंग है उसके अंदर, उसी ओपनिंग से वो खाना भी खाएंगे, उसी ओपनिंग से वो डाइजेशन करके एक्सक्रीशन भी वहीं से करेंगे. लास्टली, Coelomates tend to be larger and more complex organism than acoelomates. जो coelomates हैं वो large और complex organism है acoelomates के comparison में. This is because the presence of a true coelom allows for more efficient movement and greater specialization of organ. ये क्यों होता है, more complex structure क्यों है, क्योंकि जो coelomates हैं वो उनको more efficient movement प्रदान कर रही है और ज़्यादा specialized organ उनके लाई करते हैं. तो क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ. सेकंड का फोर्थ है डायग्नोफ्लैजिलेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सिन. डायग्नोफ्लैजिलेट्स और एपिकॉम्प्लेक्सिन के बीच में डिफरेंस लिखना है, तो पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे. द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोफ्लैजिलेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सिन्स. फर्स्ट ऑफ, डायग्नोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर अ पार्ट ऑफ प्लैंकटन कम्युनिटी. जो डायग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं और इनकी कम्युनिटी को प्लैंकटन कम्युनिटी कहा जाता है. प्लैंकटन कम्युनिटी के अंदर ये पाए जाते हैं. दे हैव टू फ्लैजिला विच दे यूज फॉर मूवमेंट एंड दे कैन बी फोटोसिंथेसाइजिंग यूजिंग क्लोरोप्लास्ट. इनके पास दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं. फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो लॉन्ग होता है, जिनकी वजह से इनका मूवमेंट हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा पाते हैं. और क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर, जिस क्लोरोप्लास्ट को ये यूज़ करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं. On the other hand, epicomplexins are also unicellular organism, but they are parasitic in nature. जो epicomplexins होते हैं वो भी unicellular organism है, बट ये इनका नेचर जो है पैरासाइटिक नेचर होता है. दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एन एपिकल कॉम्प्लेक्स विच दे यूज टू इन्वेड होस्ट सेल. इनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिनको एपिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको यूज करके ये होस्ट के अंदर इन्वेड करते हैं. वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दी टू इज देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन. दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि इन दोनों का रेस्पिरेशन सिस्टम अलग है. कैसे? डायग्नोफ्लैजिलेट्स रिप्रोड्यूस, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्शन अलग है. डायग्नोफ्लैजिलेट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली
through cell division, while epicomplexans have a more complex life cycle involving both sexual and asexual reproduction. जो डाइग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो सिर्फ asexually रिप्रोड्यूस करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, जबकि एपीकॉम्प्लेक्सेंस हैं जो वो मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है उनकी, और वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. अनदर डिफरेंस इज देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन. दूसरा डिफरेंस क्या है इनका कि इनका इम्पैक्ट कैसा है ह्यूमन के ऊपर. डाइग्नोफ्लैजिलेट्स कैन कॉज रेड टाइड्स वाइल विच कैन बी हार्मफुल टू मेराइन लाइफ एंड ह्यूमन हु कंज्यूम कंटेमिनेटेड सी वाटर. डाइग्नोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो वो रेड टाइड्स नाम के रैशेस कर देते हैं मराइन फिशेस के लिए और मराइन लाइफ के लिए. ये हार्मफुल होते हैं और कुछ टाइप के ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल हैं. कुछ टाइप के नहीं, मतलब सारे ही ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं जो कंटेमिनेटेड सी वाटर को कंज्यूम करते हैं. मतलब जो सी फूड को खाते हैं उनके लिए हार्मफुल है. Epicomplexan, on the other hand, can be caused disease such as malaria and टोसोप्लाज्मोसिस इन ह्यूमन एंड एनिमल. जो एपिकॉम्प्लेक्सेंस होते हैं वो मलेरिया और प्लाज्मोसिस ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर डिसीज़ होती हैं, ये दोनों उनको क्रिएट करते हैं. मलेरिया आपको पता ही होगा कि वो मॉस्किटो के थ्रू होता है, बट एपिकॉम्प्लेक्सेंस के भी थ्रू होता है, बहुत रेयर है. In terms of habitat, dinoflagellates are found in both marine and freshwater environment, while epicomplexans are mainly found in the animal and humans. जो dinoflagellates होते हैं वो mainly marine और freshwater के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो epicomplexans होते हैं वो animals और human के अंदर पाए जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो डिफ्रेंशिएट वाला था वो कंप्लीट हुआ. ऐसे ही टाइप का आपको डिफ्रेंशिएशन लिखना पड़ेगा, और जो मैंने आपको समझाया है अभी वो आपको किसी और तरीके से भी घुमा फिरा के पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश. स्टारफिश के अंदर जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना है हमें. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन. आप मेरी जो लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें भी है ये. द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ सी स्टार. The water vascular system is a unique feature that sets sea star apart from other animals. जो water vascular system है sea star के अंदर जो पाया जाता है वो इनको बिल्कुल यूनिक फीचर है जो बाकी एनिमल से इनको अलग करता है. It's a network of fluid filled canal that run throughout the body of the sea star. ये एक नेटवर्क सिस्टम होता है इनके अंदर जो कि फ्लूइड फिल्ड कनाल की तरह होता है. मतलब एक कनाल सी जारी होगी नेटवर्क टाइप में और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा और वो पूरी की पूरी सी स्टार के अंदर नेटवर्क फैला होगा. एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज द मैड्रीपोडेट, अ स्मॉल पोरस प्लेट ऑन द टॉप ऑफ द सी स्टार बॉडी. जो सी स्टार के ऊपर एक मैट्रीपोडेट नाम का स्मॉल ओपनिंग होती है, प्लेट होती है सी स्टार की बॉडी के सबसे टॉप पर. आप अगर मेरी प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने उसमें डायग्राम भी इसका अटैच किया था. इसमें मैं अटैच करना भूल गई, तो अगर इसमें आपको इतना अच्छे से समझना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ पे मैट्रीपोडेट है, कहाँ पे कौन सा प्लेट लाई करता है. वाटर इज ड्रॉन इनटू द सिस्टम थ्रू इट्स प्लेट एंड देन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द कनाल बाय अ सीरीज ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एम्पुले. जो वाटर है वो ड्रॉन होता है सिस्टम के द्वारा, उस प्लेट में जाता है और फिर सर्कुलेट होता है पूरी कनाल्स के अंदर, वो पूरी सीरीज ऑफ कनाल्स के अंदर, फिर वो जाता है मस्कुलर ट्यूब्स के अंदर जिनको एम्पुले बोला जाता है. ऐसे ऐसे करके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्पुले का, उसके अंदर जाके पहुंच जाता है ये. द वाटर वस्कुलर सिस्टम हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर सी स्टार. जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है उसके सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सी स्टार के अंदर. क्या क्या होते हैं वो? इट हेल्प्स विद लोकोमोशन अलाउइंग द एनिमल टू मूव इन अ 2 feet और आर्म्स. जो सी स्टार होता है उसके अंदर ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इनको हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, और इनको अलाउ करता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फीट और आर्म्स को यूज़ करके मूवमेंट कर सकें.
It also plays a role in the respiration as oxygen is absorbed throughout the थिन वॉल्स ऑफ द कनाल। ये एक इनका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प दे रहा है, क्योंकि ये पूरी अपने कनाल्स के थिन वॉल्स के थ्रू ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब ये पूरी बॉडी से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनके लिए कोई एक मेन कनाल नहीं है। बट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वाटर वस्कुलर सिस्टम अलाउज सी स्टार टू कैप्चर द कंज्यूम देयर प्रे। पर शायद ये इम्पॉर्टेंट है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इनको अलाउ करता है कि ये अपने सी स्टार को और अपने जो प्रे हैं जो उनको कैप्चर करके अपना फूड उनसे प्राप्त कर सकें। द ट्यूब फीड आर लाइंड विद अ टाइनी सेक्शन कप्स which can be used to grab onto prey items like claim and mussels। जो इनके फीट होते हैं वो लाइंड होते हैं टाइनी सक्शन कप्स के द्वारा। उनके पास मतलब ये उनका अगर ये फीट है इनके पास सक्शन कप टाइप के लगे होंगे जो इनको और इनके प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है। प्रे इसमें मतलब ये इनको ग्रिप बनाने में हेल्प कर रहा है, तो प्रे को ये ईजिली पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। द सी स्टार देन यूजेज इट्स पावरफुल आर्म टू ओपन द शेल एंड एक्सट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड। जो इनका सी स्टार का शेल होता है वो अपने पावरफुल आर्म्स को यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने इनसाइड टिश्यू जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ओवरऑल द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग फीचर ऑफ द सी स्टार। ओवरऑल जो इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो फैसिनेटिंग और फीचर्स है सी स्टार के लिए कॉम्प्लेक्स है। It's a testament of the incredible diversity of the life cycle on our planet, and we remember that there is still so much we have yet discover about the natural world around us। अभी भी हमें सोचना चाहिए कि अभी भी हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप के डाइवर्सिटी है, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अभी भी डाइवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो अगर मैं ये मॉर्निंग में अपलोड करूँगी तो इवनिंग में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैं 1-2 दिन लगाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करते रहिए कमेंट करके। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं भी अपना टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाती हूँ। क्योंकि आपको भी पता है आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढना फिर उनके आंसर्स भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखना वो टाइम लेता है चीज़ों को। तो मोटिवेट मी एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।